जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बिहार की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। बिहार स्टेट की स्पेसिफिक पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे बीपीएससी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे वो टीआरई का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम जहां पर पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। अगर बिहार स्टेट स्पेशल आप पेपर कोई देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन, बिहार की पॉलिटी से क्वेश्चन मिलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बिहार की ये समग्र रूपरेखा है, बिहार की ये जो पूरी एक तरह से समझ है राज्य व्यवस्था की, वहां की विधानमंडल जो है, वहां का जो विधान परिषद और विधानसभा है, वहां की जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चलती हैं, जो गवर्नर है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मेन मेजॉरिटी पार्टीज हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हर एक फैक्ट को हम लोग यहां पर यह भी देखेंगे कि बीपीएससी में इससे जो सवाल आए हैं उनको भी देखेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी जो है वो सवाल इनमें से इन टॉपिक्स में उठाता है, वहां से पूछता है। ठीक है, हर एक चीज को एकदम डिटेल में पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एक पूरी जो विषय की पूरी आप समझ है वो यहां पर विकसित हो पाए। 60 दिन की नॉन स्टॉप सीरीज हमारी चल रही है और इसमें हम लोग लगातार जीएस को हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ में, हर एक दिन एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में पूरा खत्म करते हैं। पूरा मैराथन टाइप का ये सेशंस रहते हैं हमारे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कर रखे हैं। अगर बात करें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर रखा है तो उस पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि हमारा जो क्लास प्रोसेस है वो किस प्रकार से आज चलेगा। तो आज का जो क्लास प्रोसेस है आपको पता है, ये हम लोग आज इसमें थ्योरी करेंगे। थ्योरी के साथ में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू हैं ये कौन है? ये पीवाईक्यू हैं। ये बीपीएससी ने जो अभी तक बिहार की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन ही हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ में आपको ये भी जान लेना है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो अभी तक देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं। चाहे वो बात करें हम लोग कौन कौन से पेपर सॉल्व किए हैं। बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम हम लोगों ने, बीपीएससी का जो टीआरई का एग्जाम है 2.0 वाला, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व कर रखा है। एसएसटी का जो 6 to 8 वाला है वो सॉल्व कर रखा है। एसएसटी का 6 to 8 वाला हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। एसएसटी का हम लोगों ने पीआरटी वाला जो है जनरल स्टडीज जिसमें आता है, जिसमें जीएस वाला पार्ट आता है, वो वाला पूरा सॉल्व कर रखा है। और बात करें अगर एसएसटी टीजीटी तो वो भी पूरा पेपर जो है हम लोगों ने अपने चैनल पर इसी सीरीज में ही 60 दिन की नॉन स्टॉप सीरीज में ही सॉल्व कर रखा है। ठीक है, इसके साथ में हम लोगों ने एक मैराथन भी किया है जिसमें बिहार का कंप्लीट मैराथन रहा है। और बिहार का कंप्लीट मैराथन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व किए हैं। उसके साथ में हम लोगों ने बिहार का कंप्लीट एक समझ जो है वहां से विकसित की। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट्स हैं, जैसे आपका समझ लीजिए पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो आ जाता है आपका बिहार की हिस्ट्री। ठीक है, बिहार की हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिहार की हिस्ट्री को हम लोगों ने अलग से भी पढ़ लिया है ताकि कोई भी कमी, अभी एग्जाम में टाइम है तो हम लोग फोकस इस चीज पे करेंगे कि अभी फिलहाल में कोई भी कमी ना रहने पाए, किसी भी तरह की जो विषय वस्तु है वो हमसे छूटने ना पाए। देखिए, बिहार से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यह आती है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो 6 to 8 वाला सेगमेंट है वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से और टीजीटी वाले सेगमेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की एक कंप्लीट मैराथन आपको मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में जो बीपीएससी का 3.0 का एग्जाम है, यहां पर आप देख भी सकते हैं बीपीएससी का जो 3.0 का एग्जाम है उससे रिलेटेड एक कंप्लीट 6 to 8 का सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ये हमारा अपकमिंग एक तरह से एम है। पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। इसी वजह से ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। एग्जाम के टाइम पे अगर आप इस वीडियो को ज्यादा करेंगे ना, अगर एग्जाम के टाइम पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता रहेगा। तो ये वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ये वीडियो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक ये था कि हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट अलग से सॉल्व कर दें, लेकिन इस वीडियो को अगर हम लोग सारे सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारे सेक्शन और साथ में जो जीएस वाला पार्ट है उसको मिलाकर इस वीडियो को सॉल्व करेंगे तो पूरा निश्चित ही आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हम लोग एग्जाम के टाइम पे करेंगे क्योंकि वहां से आपको एक अंदाजा लगाने में आसान हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, बिहार की हिस्ट्री हम लोगों ने कर ली, बिहार की हम लोगों ने ज्योग्राफी कर ली, बिहार की हम लोगों ने क्या कर ली, ज्योग्राफी भी कर ली, भूगोल भी पढ़ लिया है। दोनों के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर पूरा हम लोगों ने जीएस का स्टडी किया है। ठीक है, तो बिहार की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद में अब आ गए हैं हम लोग कहां पर, बिहार की पॉलिटी पर। अब हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था आज के इस वीडियो में करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं और बिहार के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है
उनको भी आप देखेंगे यहां पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बिहार के स्पेसिफिक स्टेट की पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। लेकिन आप फोकस होकर ये नहीं देखेंगे ना कि बीपीएससी का पूछने का पैटर्न क्या है, कहां से वो क्वेश्चन उठा रहा है, तब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको याद रखना है बिहार की पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और वहां से हम लोग बिहार की पॉलिटी को शुरू करेंगे और समझेंगे एक एक चीज की बिहार में जो राज्य व्यवस्था है और बिहार का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से काम करता है और इसका जो नेचर है वो क्या है, कौन कौन लोग इसमें मुख्य हैं, मुख्य लोग कौन कौन से हैं, कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर, कौन से लोग यहाँ पर प्रशासन में हैं, कौन सी ये पार्टियां यहाँ पर मिलती हैं, कौन से गवर्नर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, पहले गवर्नर कौन थे, अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, हर एक चीज जो पूरा स्ट्रक्चरल यहाँ पर है, कौन सी पार्टी यहाँ पर रूल करती है, किस पार्टी में कौन लोग जो है वो किस पार्टी में शामिल है, वर्तमान लोकसभा चुनाव में बिहार का क्या रोल रहने वाला है, हर एक चीज जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे और देखेंगे बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने पर इकट्ठा कर रखे हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो शुरुआत होती है ना, प्रारंभिक एक तरह से आप बात करें तो बिहार स्टेट की जो स्थापना है वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बिहार स्टेट की स्थापना से क्वेश्चन बनता है कि बिहार का जो राज्य है वो कब बना, कब उसकी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्थापना देखिए अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिक अगर डेट की बात करें तो स्पेसिफिक डेट कौन सी है, 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912 में बिहार को बिहार राज्य का एक प्रांत के रूप में गठन किया जाता है। किसके रूप में, एक प्रांत के रूप में बिहार राज्य का गठन कब किया जाएगा, ये 1912, 22 मार्च 1912 एग्जैक्ट डेट पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना है 22 मार्च 1912 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, देखिए अब इसमें देखिए जो बिहार है उसकी संरचना आप समझ लीजिए, पूरा एकदम एक एक चीज आपको समझते हुए चलना है। तो देखिए जो बिहार था ना, बिहार जब फॉर्म होता है कब, 22 मार्च 2000 नहीं, माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1912 में जब ये फॉर्म होता है तब क्या होता है, बिहार जब स्टेट फॉर्म होगा तो यहां पर क्या होगा, इसके साथ में बिहार स्टेट के साथ में आपको उड़ीसा भी दिख रहा है, उड़ीसा भी यहां पर आपको दिखेगा, उड़ीसा भी इसमें है। ठीक है, इसके साथ में आपका झारखंड भी है, झारखंड भी है, ओडिशा भी है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो 22 मार्च में बिहार बनता है, 22 मार्च 1912 में, इसमें ओडिशा भी शामिल है, ये आपने देखा यहां पर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और डेट आपको याद रखनी है, वो है 1 अप्रैल 1936। कौन सी, 1 अप्रैल 1936। इसमें क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप यहां पर लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 1936 में क्या किया जाएगा, यहां से ओडिशा को हटा दिया जाएगा, ओडिशा को अब यहां पे बिहार में अब शामिल नहीं रहेगा, ओडिशा गया। ठीक है, ओडिशा गया, बिहार और झारखंड बचे, बिहार और झारखंड बचे, ओडिशा चला गया। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आपको और याद रखनी है, वो है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहां पर बहुत सारे राज्यों का बंटवारा सन 2000 में होता है। आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 में क्या होगा, 15 नवंबर 2000 में, अभी ये झारखंड जो दिख रहा है आपका, तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर सन 2000 में क्या हो जाता है, इसमें से झारखंड भी अलग हो जाएगा। झारखंड भी यहां पर अलग हो जाता है, झारखंड भी अब बिहार में नहीं रहेगा। तो अब बिहार में टोटल में जब पार्टीशन हो जाता है तब 37 जिले रहते हैं, उसके बाद एक 38वां जिला और बना दिया जाता है, टोटल बिहार में अब 38 जिले हैं। और बात करें अगर पार्टीशन के पहले झारखंड जब तक था तब यहां पर लगभग और लगभग 55 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, 55 जिले तब देखने को मिलते हैं और ये आपका झारखंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, हर एक चीज हम लोगों ने देख ली। ठीक है, देखिए ये यहां तक हम लोगों ने देख लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो 13वां है भारत में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, दो चीज यहां पर और आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आ जाता है एरिया वाइज, एरिया वाइज अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है वो किस पोजीशन पे आता है, बिहार आपका किस पोजीशन पे आता है, ये 13th प्लेस पे आता है। ठीक है, 13th प्लेस में, जहां पर यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं इंक्लूड किया जाएगा
अगर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, माइनस यूटी अगर कर दिया जाएगा, तो ये 12th पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है ना वो बिहार से बड़ा है, लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है। अगर वहां पर माइनस कर दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी को तो वो 12वें नंबर पे है, अगर ऐड किया जाएगा, अगर राज्यों के साथ में बोला बताया जाएगा तो उसमें वो 13वें नंबर पे है एरिया वाइज। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉपुलेशन वाइज। अगर जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर जो बिहार है वो तीसरे स्थान पर आएगा। पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद में ये जो है वो कितने नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद में। अगर एक और पॉइंट देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर बिहार जो है वो पहली पोजीशन पे आएगा। किस पे? पहली पोजीशन पे आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहली पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये जो दोनों आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर, और जो पहला पोजीशन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राज्य व्यवस्था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो गवर्नर जो है वो एक संवैधानिक प्रमुख है, ये आपको पता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये बेसिक चीजें आपको पता है। और राज्यपाल कब तक काम करता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल जो है वो प्रसाद पर्यंत होता है। किसके? राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये काम कर पाएगा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों को जो है वो नियुक्त करता है। ये बेसिक चीजें आपको पता है। ठीक है, अगर बिहार के राज्यपाल की बात करें तो पहले जो बिहार के राज्यपाल हैं उनका नाम है जयराम दास दौलत राम। कौन? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम का आपको नाम याद रखना है, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जय रामदास दौलत राम का नाम आपको याद रखना है, दौलत राम। इसमें हमारा जो पहले गवर्नर है बिहार के वो हो जाएंगे। ठीक है, एक एक नाम आपको याद रखना है, एक एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये 47-48 के समय पे ये प्रथम राज्यपाल बन के आते हैं, कहाँ के? बिहार के। ठीक है, बिहार के ये प्रथम राज्यपाल बन करके आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर की बात कर लेंगे, जो शुरुआत वाले हैं और जो आखिरी वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जयराम दास दौलत राम के बारे में अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 15 अगस्त, जब से भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक के राज्यपाल रहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं माधव श्रीहरि अड़े। माधव श्रीहरि अड़े जो है वो दूसरे बनते हैं राज्यपाल। और उसके बाद में रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जो है वो तीसरे राज्यपाल बनते हैं। टॉप 3 आपको कम से कम याद रखने हैं, जयराम दौलत राम, माधव हरि अड़े और साथ में रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले राज्यपाल हो जाएंगे, शुरुआत के 3। ठीक है, शुरुआत के 3 आपको इसमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद पे आते हैं। विधान परिषद इसकी कैसे काम करती है, कौन कौन से लोग इसमें होते हैं। तो विधान परिषद जो है बिहार की, आपको पता है इसमें देखिए जो चुनाव है वो कितने साल के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए एक मेंबर जो है वो 6 वर्ष तक आता है। 1/3 मेंबर इसमें हर साल इलेक्ट होते हैं और 1/3 मेंबर ही इससे रिटायर होते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी के साथ में यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट बॉडी के बाद में इसका कभी भी हम लोग जो है इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती है। ये आपको बेसिक चीजें जो है वो विधान परिषद के बारे में पता है। ठीक है, अगर वर्तमान में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति की बात करें तो वो अवधेश नारायण सिंह। देखिए, ये डेटा आपको करंटली अपडेट करना होगा। जो वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो ये डेटा आपको करंटली अपडेट करना होगा। आप उसको जो है स्किप कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपको करंट डेटा से अपडेट करना होगा। यहां पर करंट डेटा से इसको आपको अपडेट करना होगा। विधान परिषद की बात करें तो यहां पर चुनाव जो है वो 1/3 लोगों का हो जाता है। 1/3 लोगों के का होने के बाद में यहां पर जो है 2 वर्षों के लिए होते हैं। 2 वर्ष के लिए प्रत्येक 2 वर्ष जो है वो 1/3 लोग जो है वो प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब नए लोग आते हैं और पुराने लोग जो है वो जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विधानसभा में क्या है। तो विधानसभा में देखिए जो टोटल सीट्स हैं इनसे क्वेश्चन बनता है। टोटल सीट्स यहां पर कितनी है? तो टोटल सीट जो बिहार की विधानसभा में है वो है 243। आपको ये याद रखनी है कितनी? 243 सीट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, 243 सीट्स आपको याद रखनी है। स्वतंत्र पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो राम दयालु सिंह थे। और
स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? वो राम दयालु सिंह थे, अगर भारतीय की बात की जाएगी। अगर जबकि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ये भी आपको याद रखना है, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है वो आजादी के बाद थे। और प्रथम अगर भारत की बात करा जाए तो राम दयालु सिंह थे। दोनों नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, आपको पता है। और 16वीं जो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो अवध बिहारी चौधरी थे। 16वीं के कौन थे? अवध बिहारी चौधरी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम दिन विधानसभा अध्यक्ष जो है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान रहे थे। सबसे कम दिन पूछा जाए कि कौन अध्यक्ष रहा था विधानसभा का, वो हिदायतुल्लाह खान थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिदायतुल्लाह खान आपको नाम याद रखना है। मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 164 में इनके बारे में एक तरह से वर्णन किया जाता है, किसमें? अनुच्छेद 164 में। और अगर इसमें राज्य की एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य के विधानमंडल में। कौन कौन होता है? मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और साथ में उप मंत्री होते हैं। तो एक होता है आपका मंत्रिमंडल, एक होता है आपके राज्य मंत्री, और एक होते हैं आपके उप मंत्री। ये तीनों आपको याद रखने हैं। मंत्रिमंडल वाले मंत्री जो मेन मंत्री हैं, एक तरह से मिनिस्टर्स जिन्हें कहेंगे, राज्य मंत्री जो कि स्टेट मिनिस्टर्स, और साथ में उप मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। कौन? उप मंत्री, ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं कि जो एक तरह से प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो राज्य विधानसभा में किसी भी दल के नेता का जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होती है, किसी भी दल का जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होती है, वो राज्य का कौन होता है? वो मुख्य, उसी के द्वारा जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो सजेस्ट किया जाता है। जो बहुमत वाला दल है उसी का एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। मेजॉरिटी पार्टी का कौन होता है? ये लीडर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जो है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। जैसे केंद्र में हम लोग ने देखा, केंद्र में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा मिला के जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका जो लीडर होता है वो क्या बनता है? वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है? राज्य विधानसभा में किसी भी दल के नेता का जिस स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, मतलब जो एक तरह से क्लियर मेजॉरिटी में है, उसको यहां पर क्या बनाया जाता है? उसको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कौन बनाता है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो राज्यपाल बनाता है, ठीक है। जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल जो है वो स्वविवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यहां पर स्वविवेक का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर मान लो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं प्राप्त है, वहां पर एक तरह से विवेक के माध्यम से वहां पर कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और कोalition गवर्नमेंट में जो एक तरह से राज्यपाल वो क्या करेगा? वो अपने विवेक के आधार पर यहां पर फैसला ले सकता है। श्री कृष्ण सिन्हा की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो 2 बार बिहार के ये राज्यपाल रह चुके थे। ये एक तरह से प्रीमियर रह चुके थे, और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। इन्हें प्रांत का प्रीमियर बनाया गया था स्वतंत्रता के पहले, श्री कृष्ण को, और उसके बाद में ये बिहार के कौन बनते हैं? मुख्यमंत्री भी बनते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। और महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी? तो लालू यादव की जो धर्मपत्नी राबड़ी देवी जो है वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार स्टेट की कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी, ठीक है। नीतीश कुमार वर्तमान में है और लगातार ये जो है वो अपना कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे जिस भी तरीके से बढ़ा रहे हो, चाहे वो कोalition कर रहे हो, चाहे वो बहुत सारे पार्टी का साथ में बार बार उलटफेर कर रहे हो, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर हम लोग देखें तो शुरुआत वाले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रीमियर रहे थे कौन? प्रीमियर रहे थे बिहार प्रांत के कौन? श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल जो है वो 37 से लेकर 39 तक, जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये प्रीमियर की पोस्ट पे रहे थे श्री कृष्ण। उसके बाद में इन्हें ही आगे चलकर कौन बनाया गया? इन्हें ही आगे चलकर जो है वो मुख्यमंत्री भी बनाया गया। ये आपको याद रखना है, आगे चलकर श्री कृष्ण को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। 1952 से लेकर 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के अंदर में, ठीक है। दीप नारायण सिंह की अगर बात करें तो वो तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे दीप नारायण सिंह। विनोदानंद जहा जो है वो आपके जो है वो दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। कृष्ण वल्लभ सहाय कौन है? ये 63 से लेकर 67 तक में मुख्यमंत्री बनते हैं। माया प्रसाद सिन्हा जो है वो 67-68 में मुख्यमंत्री बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए
मुख्यमंत्री हम लोगों ने देख लिया, कार्यपालिका देख ली, उसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, न्यायपालिका देख लेते हैं कि न्यायपालिका में कैसे कार्य होता है। तो बिहार की जो न्यायपालिका है, बिहार की अगर न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर उच्च न्यायालय होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। आपको भी पता है कि जो भारत की जुडिशरी है वो कैसी है, वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो एक तरह से लोअर कोर्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इंटरलिंक्ड होते हैं, किससे, हाई कोर्ट से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट से लिंक्ड होते हैं। हाई कोर्ट जो है वो आपके किससे लिंक्ड होते हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक्ड होते हैं, ठीक। ये जो जुडिशरी है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी कही जाएगी। अगर बात करेंगे स्टेट की, तो स्टेट का जो टॉप कोर्ट होता है वो कौन सा होता है, वो आपको हाई कोर्ट ही होता है, ठीक है। हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो दो हैं, वो राज्य स्तर पर पाए जाते हैं। वो कहां पाए जाते हैं, वो आपके राज्य स्तर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें आगे इनके बारे में, तो उच्च न्यायालय में अगर बात करें तो उच्च न्यायालय की बात कहां पर है, जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर मेंशन्ड है, कहां पर इसे लिखा गया है, कहां पर आर्टिकल, एक तरह से किस आर्टिकल में इसका मेंशन्ड है, तो ये 214 में है। कहां पर, 214 में इसके जो एक तरह से उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के बारे में संविधान में कहां पर है मेंशन्ड, ये 214 में है। अगर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां पर है, तो इसी का आप थोड़ा सा डिजिट्स में फेरबदल कर सकते हैं। जो 124 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, वो सुप्रीम कोर्ट से है। इसके बाद प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। कौन होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और अगर बात करें न्यायाधीश, तो न्यायाधीश देखिए जो हाईकोर्ट में होते हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होती है, 60 साल होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो 62 साल होती है। हालांकि हम लोगों ने पॉलिटी का एक डिटेल में वीडियो किया है। अगर आपको जरूरत है पॉलिटी को एकदम अच्छे से पढ़ने की, तो पॉलिटी की जो एक तरह से कंबाइंड पॉलिटी है उसका एक मैराथन भी हम लोग अपने सिलेक्शन गाइडेड यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए कमेंट करेंगे, अगर वो रिक्वायरमेंट आपको लग रही है कि ये एक अच्छा टॉपिक है और ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। उसकी एक मैराथन, कंप्लीट मैराथन एक ही वीडियो में पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म करेंगे, वो आपको मिल जाएगी अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर जो मूल संविधान के अनुसार देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 60 वर्ष तक की आयु में रह सकते थे, परंतु 15वें संशोधन के बाद में इनकी जो एज है उसको बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। 15वें संशोधन के आधार पर इनकी जो एज है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 62 साल कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है मौलिक अधिकारों में यहां पर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, यहां पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला अगर होता है तो उससे संबंधित उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट का अधिकार उच्च न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत में मिला है, ये 226 के तहत में मिला है। ये आपको याद रखना है, 226 के तहत में ये अधिकार दिया गया है। 227 में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और तथा अभिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति है। यहां पर एक तरह से रेगुलेट करने की शक्ति, जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को रेगुलेट कर सकता है, अधीक्षण कर सकता है, अध्यक्षता कर सकता है, वो 227 में लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक न्यायालय के बारे में। अगर बात करें उच्च न्यायालय को किस किस प्रकार से यहां पर अपीलीय अधिकार प्राप्त है, तो उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी अपीलीय अधिकार प्राप्त है। अगर इस प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको दीवानी का कोई रिलेटेड चीजों से रिलेटेड फैसलों से अगर आपको समस्या आ रही है तो आप उसमें हाईकोर्ट जा सकते हैं। फौजदारी से संबंधित या फिर राजस्व से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकार जो है वो आपको प्राप्त है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे, बिहार से स्पेशल जो पटना का मुख्यालय है, पटना का जो हाईकोर्ट है वो कब बना था, तो वो 9 फरवरी 1916 का है। 9 फरवरी 1916 में ये बना था पटना का हाईकोर्ट। ये आपको याद रखना है, ब्रिटिश काल का ये हाईकोर्ट है। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश सर एडवर्ड माइनियर्ड थे। सर एडवर्ड का नाम आपको याद रखना है। जेम्स चामियर जो है ये पहले न्यायाधीश थे। 16 से 17 तक में ये न्यायाधीश थे। कौन, एडवर्ड, यहां पर चैमियर का नाम आपको याद रखना है। एडवर्ड जेम्स चामियर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे तो मनमोहन अग्रवाल का आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत में बात करेंगे तो
ये कौन हो जाएंगे, मनमोहन अग्रवाल, आपको नाम याद रखना है, पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान वाला तो आपको गूगल भी करना है, और साथ में यहां पर अगर देखें इस समय अवधि तक संजय करोल जो है वो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय पे आ जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो है वो बिहार की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो जिला अदालत है, अतिरिक्त जिला अदालत और साथ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत जो है वो अधीनस्थ न्यायालय कहे जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पर अधीन जिला अदालत, अतिरिक्त जिला अदालत और साथ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल संबंधी उच्च न्यायालय की सलाह के आधार पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन करता है, ये आपका जो है उच्च न्यायालय की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है महाधिवक्ता। देखिए आपको पता है जैसे केंद्र में आपका कौन होता है, महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। उसके बारे में जान लेते हैं कि ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता है वो आपका आर्टिकल 165 में मेंशन्ड है। कहां पर, आर्टिकल 165 में मेंशन्ड है। और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित जो एक व्यक्ति है उसको महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। कौन, राज्यपाल। अगर महान्यायवादी की बात करें तो वो किस आर्टिकल में है, आपको ये भी याद रखना है, ये आपका 76 आर्टिकल में है और आपका 165 में आ जाता है महाधिवक्ता। आपको ये भी ध्यान रखना है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, लॉ एक तरह से ऑफिसर होता है, आपको याद रखना है, ये एक लॉ ऑफिसर होता है और इसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए ये अहर्य होना चाहिए, ये उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महाधिवक्ता को राज्य विधान में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता। राज्य विधानसभा में ये बोल सकता है, रह सकता है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता। जैसे जो अधिकार संसद में किसको मिलते हैं, महान्यायवादी को मिलते हैं, उसी प्रकार से वही अधिकार जो है महाधिवक्ता को कहां पर, राज्य के विधानमंडल में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाधिवक्ता हम लोगों ने देख लिया, महाधिवक्ता देख लिया, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं और जिसका हम लोग पेपर देने जा रहे हैं उसके बारे में समझते हैं कि बीपीएससी क्या है, बिहार का लोक सेवा आयोग क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो बिहार का लोक सेवा आयोग है ये अनुच्छेद 315 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 315 में राज्य के लोक सेवा आयोग और केंद्र के लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, इसमें संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ऐसी बात किसमें कही गई है, ये आर्टिकल आपका 315 में ऐसी बात कही गई है कि केंद्र और राज्य का यहाँ पर साथ में जिक्र किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर करेगा। जैसे कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं और उसके चेयरमैन होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनके नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से जो बिहार लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके में जो नियुक्तियां करते हैं वो उसका अधिकार किसको होता है, राज्यपाल को होता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आपको याद रखना है इनका जो कार्यकाल है वो आपका 6 साल और साथ में 6 साल या फिर साथ में 62 वर्ष होता है, जो भी पूर्ण हो जाए उसके आधार पर इनका कार्यकाल होता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1949, बहुत बार क्वेश्चन आया है, 1 अप्रैल 1949 आपको याद रखना है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1949 को होती है, ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1949, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से आपको इसको जान लेना है। थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि बिहार में किस प्रकार से प्रशासन किया जाता है। तो बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अगर समझने का प्रयास करें तो बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्रमंडलीय है। प्रमंडलीय प्रशासन में 9 उपभागों में इसे बांटा गया है। अगर प्रमंडल लेवल में देखें तो 9 उपभाग हैं। अगर जिला प्रशासन की बात करेंगे तो आपको पता है जिला कितने हैं, टोटल 38 जिले हैं। और अगर अनुमंडल देखेंगे तो 101 अनुमंडलीय प्रशासन है। और प्रखंड प्रशासन की बात करेंगे, अगर प्रखंड टोटल देखेंगे तो वो 534 प्रखंडों में इन्हें विभाजित किया गया है। आइए समझते हैं एक एक के बारे में डिटेल में और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ जाता है प्रमंडलीय प्रशासन। प्रमंडलीय प्रशासन का संचालन जो है वो प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा किसका एक तरह से प्रशासन किया जाता है। प्रमंडलीय प्रशासन का एक तरह से प्रमंडल के लेवल पे कौन होते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। और 9 प्रमंडल बिहार में है, आपको
आपको बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। 9 प्रमंडल में कई सारे जिले मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। कितने जिले किसमें आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो बड़े जो 3 प्रमंडल हैं वो आपके सामने हैं। पहला आ जाता है तिरहुत का प्रमंडल। तिरहुत के प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। मुंगेर के प्रमंडल में आपके 6 जिले आते हैं और पटना के प्रमंडल में कितने? 6 जिले आते हैं। 6 जिले जो हैं वो तीनों में हैं। ये 3 बड़े प्रमंडल हैं बिहार के, ये आपको याद रखना है। टोटल जिले कितने हैं? 38। 38 में से 18 जो है वो इन्हीं 3 में आ गए। 18 जो है वो किस में आ गए? वो इन्हीं 3 में आ गए। तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और साथ में पटना प्रमंडल। इसमें कितने? 18 जिले आ जाते हैं। 6 जिले जो हैं वो 6 जिले प्रत्येक में मौजूद है। जो बड़े 3 प्रमंडल हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगर जिला प्रशासन की बात करें, जो दूसरे नंबर पे यहां पर था, जो जिला प्रशासन है, आपको पता है 38 टोटल जिले हैं। अगर जिला प्रशासन के बारे में बात करें तो 38 इनकी संख्या है और जिलों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बाद बिहार का देश में तीसरा स्थान है। अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में इसमें ही जिले हैं। 38 नंबर इसमें टोटल है। जिले का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। टोटल 38 है और यूपी और एमपी के बाद में इसका तीसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिला प्रशासन हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया, और प्रमंडलीय प्रशासन भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, ठीक है। प्रमंडलीय प्रशासन भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जिला प्रशासन के बाद में अब हम लोग आएंगे किस पे? अनुमंडलीय प्रशासन पे। अनुमंडलीय में क्या होता है? अनुमंडल का कार्य क्या है? संचालन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा इसका, ठीक है। संचालन किसके द्वारा? अनुमंडल पदाधिकारी। आपको एक एक जो प्रशासन है उसमें आपको पदाधिकारी जरूर पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्रमंडल में देखा था प्रमंडल आयुक्त था, जिला में देखा था जिलाधिकारी था, और अगर बात करेंगे अनुमंडल में तो वहां पर अनुमंडल पदाधिकारी है। संचालन इसका अनुमंडलीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है और पूर्वी चंपारण और पटना जिला अनुमंडल की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर अनुमंडल की संख्या की दृष्टि से देखें तो उसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें आपका चंपारण और पटना आ जाता है। इसमें कौन आ जाता है आपका? इसमें आपका चंपारण और पटना आ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो प्रखंड प्रशासन है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड का कार्य जो है वो संचालित होता है और प्रखंड में जो पदाधिकारी है वो कौन है? प्रखंड का कार्य संचालित किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और टोटल प्रखंड कितने हैं हम लोगों ने देखा था? टोटल जो प्रखंड थे वो 534 थे। प्रखंड का प्रखंड प्रशासन अधिकारी हो गया, अनुमंडल का अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिला का जिलाधिकारी के द्वारा, प्रमंडल का जो है वो प्रमंडल आयुक्त के द्वारा जो है वो पूरा कार्य किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग आ गए, हम लोगों ने समझ लिया कि प्रमंडल किस प्रकार से ये डिवीजन है, प्रशासन किस प्रकार से बिहार में डिवाइडेड है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो लोकल गवर्नमेंट है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बिहार की पंचायत के बारे में देखेंगे और पंचायत सब देखिए किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी आती है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संविधान में उसको कहां पर मेंशन किया गया है। उसके बाद में बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, उसके जो स्पेशल वाली जो चीजें हैं वो बिहार वाली देखते हैं, ठीक है। हर एक चीज को एकदम डिटेल में समझेंगे। स्टेट के बारे में, आपको स्टेट के प्रशासन के बारे में अगर आपको सब कुछ समझना है तो आप यहां से समझ सकते हैं। बिहार से रिलेट करके हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर देखें तो यहां पर देखिए 4 प्रकार से इसका विभाजन होता है। सबसे पहला आ जाता है वो है ग्राम पंचायत, फिर आ जाता है पंचायती समिति, फिर आता है जिला परिषद, फिर आ जाता है नगरीय प्रशासन, ठीक है। 4 प्रकार से इसका विभाजन हो जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से हो जाता है। ग्राम पंचायत हो जाता है, पंचायत समिति हो जाती है, जिला परिषद हो जाती है और साथ में नगरीय प्रशासन हो जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये आपको पता है कि 73वें में क्या जोड़ा गया था? पंचायत को जोड़ा गया था। 73वें में पंचायत को जोड़ा गया था और 74वें में जो है वो आपका जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ा गया था। ये दोनों चीजें आपको पता है, दोनों 1992 में आते हैं। इसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1993 में पंचायती राज व्यवस्था
कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा। कौन सी योजना यहाँ पर, कौन सी व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई? थ्री टीयर जो सिस्टम है उसको अपनाया गया। वर्तमान बिहार में अगर जिला स्तर पर देखें तो प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां हैं और ग्राम स्तर पर जो है वो 8406 ग्राम समितियां हैं। ये आपको याद रखनी। ग्राम पंचायतें कितनी है? 8406 हैं और पंचायत समितियां कितनी है? वो 534 हैं। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई हमारी पंचायतें, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत के बारे में देखें तो ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आती है। जो ग्राम पंचायत है वो सबसे निचले स्तर पर आती है पंचायती व्यवस्था में। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में कुल सीटों में से 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दे दिया गया। 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कब कर दी गई थी? 2006 में ही कर दी गई थी। आपको याद रखना है 50% सीटें, ठीक है। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो स्पेशल टर्म है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिहार में जो पंचायत का प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? उसको मुखिया कहा जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के प्रधान के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया का प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के विभाग में अगर बात करें तो ग्राम पंचायत के विभाग में आपके क्या क्या होती है? ग्राम सभा होती है, कार्यकारिणी समितियां होती हैं, ग्राम की रक्षा दल होती है, ग्राम सेवक होते हैं, मुखिया होती है और ग्राम की कचहरी होती है। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के विभाग में कौन कौन सी चीजें होती हैं? ग्राम सभा होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, ग्राम रक्षा दल होते हैं, ग्राम सेवक होता है, मुखिया होते हैं और साथ में ग्राम की एक कचहरी भी होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राम पंचायत के विभाग इतने सारे होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के विभाग हम लोगों ने देख लिए। अब पंचायत समिति के बारे में देखें। अगर बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या होता है? पंचायत समिति का गठन किया जाता है। प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? वो पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति की एक सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान है। कितने पर? 5000 में एक आपका सदस्य होना चाहिए। कितने में? 5000 में एक पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायत समिति की कार्यवाही जो है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष तक ये कार्यकाल इनका होता है और निर्वाचित जो सदस्य होते हैं अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुन लेते हैं। ये जो निर्वाचन हो रहा है 5000 में से एक, ये अपने बीच में ही क्या चुन लेते हैं? सदस्य और उप प्रमुख को, प्रमुख और उप प्रमुख को चुन लेते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में देखें तो 534 पंचायत समितियां हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर लिया? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। अब देखिए जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो लोकल लेवल पे कैसे होता है? तो पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था कौन सी है? वो जिला परिषद है। जो पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था है वो जिला परिषद है। इस परिषद में के सदस्यों का चयन जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। जो डायरेक्ट एक तरह से इलेक्शन है उसके माध्यम से किया जाएगा। 50,000 की संख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। अभी तक हम लोगों ने समिति में देखा था कि 5000 था। अगर परिषद की बात करेंगे, जिला परिषद की बात करेंगे तो 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है वो चुना जाएगा। बिहार की जो जिला परिषद की बैठकें हैं अनिवार्यता 1 वर्ष में 4 बार होती हैं। अनिवार्य है ये जो जिला परिषदों की बैठक है वो 1 वर्ष में कितनी बार? 4 बार तो देखने को जरूर से जरूर मिलती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति का मूलतः निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करते हैं। कौन काम करता है? जिला परिषद जो है वो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का एक तरह से मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। आपको याद रखना है 50,000 में जनसंख्या में से एक मेंबर यहां पर चुना जाएगा और 5,000 में कहां पर? जिला समिति में जो पंचायत समिति है वहां पर 5,000 में से एक सदस्य जो है वो चुना जाता है, ठीक है। 1 वर्ष में 4 बार इनकी बैठक होती है। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद है यहां तक जो लोकल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने समझ लिया है। बिहार में क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें को देखते हैं। उसके बाद में हम लोग नगरीय प्रशासन पे आते हैं, ठीक है। नगरीय प्रशासन देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इस पार्ट को जोड़ा गया और भाग 9 का काय इसमें जोड़ा गया। नगरीय स्वशासन ये कहलाता है। और अगर नगर निगम की बात करें तो इसका जो प्रमुख होता है, नगर निगम का जो प्रमुख है वो महापौर कहलाता है, मेयर कहलाता है।
पटना नगर निगम की अगर बात करें तो पटना नगर निगम की जो स्थापना है वो कब होती है, वो 1952 में हो जाती है। ठीक है, पटना का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कब बनता है, वो आपका जो है वो 1952 में बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है, 38 जिले हैं, लेकिन 19 नगर निगम है, ये आपको याद रखना है। अगर नगर निगमों की बात करें कौन कौन से हैं, तो सासाराम है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है, बेगूसराय है, आरा है, बिहार शरीफ है, भागलपुर है, दरभंगा है, पटना है, पूर्णिया है, मुंगेर है, गया है, कटिहार है। ठीक है, मुंगेर, गया, कटिहार, ये सारे जो है वो क्या है, ये आपके नगरीय प्रशासन है। अब आपका काम क्या होगा, आप इन सारे नगर जो हैं इनको आपको देखना है मैप में, उसके आधार पर उनकी पोजीशनिंग करनी है, जहां से आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा, क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कहां कहां पर नगर निगम बिहार में प्रेजेंट हैं। आपको पता है टोटल 38 जिले हैं, लेकिन नगर निगम जो है वो 19 ही हैं, आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नगर निगम हर एक नगर के लिए एक नगर निगम, हर एक जिले के लिए एक नगर निगम नहीं है। नगर निगम जो है वो टोटल कितने हैं, 19 ही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 19 ही नगर हैं, आपको ये याद रखना है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग राज्य की प्रमुख इकाइयों की बात करें, राज्य शासन की अगर प्रमुख इकाइयों की बात करें तो उसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। अगर इनके बारे में समझे कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून का निर्माता होता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून को लागू करने के लिए काम करता है, और जुडिशरी जो है वो कानून से संबंधित, आपको कानून के प्रोटेक्शन के लिए या न्यायिक कार्यों से संबंधित ये होता है जुडिशरी। ये तीन जो इकाइयां हैं इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। एक बार थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है कि भाई ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है और जो उनको लागू करने वाले लोग हैं वो अलग अलग कैसे हैं और कौन उनकी प्रोटेक्शन करता है, तो यहां पर वो मेंशन किया गया है। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ फॉर्मिंग बॉडी है, वो लॉ बनाता है, पार्लियामेंट है वो व्यवस्थापिका इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, ये लॉ को बनाता है। ठीक है, लॉ को बनाने के बाद में उसको लागू भी तो करवाना होगा, लागू करवाने का काम किसका है, वो एग्जीक्यूटिव का है। अब उस पे अगर न्याय दिलवाना है, अगर न्याय उस पे दिलवाना है तो उस पे कौन आ जाता है, उस पे जुडिशरी आ जाती है, उस पे हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो विधायिका हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई और साथ में जुडिशरी हो गई। अगर और इसको अच्छे से समझना चाहें, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, वो किस में आते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है वो बेसिकली किस में आ जाते हैं, वो बेसिकली जो है वो इसमें आ जाते हैं, वो आपके लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। ये जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, एक एक चीज जो है वो आपको समझते हुए चलना है, समझते हुए चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, बिहार से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टेबल के माध्यम से करेंगे कि बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा। तो बिहार में जो मैक्सिमम जो एक तरह से मेन राष्ट्रीय शासन है वो कब लगा था, और आपको उसके समय के राज्यपाल पता होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में जो मेन रोल होता है राज्यपाल ही कहता है जाकर, किससे, राष्ट्रपति से कहता है जाकर, और कि यहां पर जो अब प्रशासन है, जो राज्य स्तर पर प्रशासन है वो चलाने के काबिल नहीं रहा। अब यहां पर जो है इसको आप क्या रख लें, इसको आप अपने अंडर में रख लें, वहां पर आप राष्ट्रपति शासन चलाइए, क्योंकि यहां की जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो अब पूरी तरह से सरकार चलाने में सक्षम नहीं रह गई है। इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर बिहार में बात करें तो ये जो 8 प्रमुख पॉइंट है आपको इनको याद रखना है। 8 बार ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सबसे पहले आ जाता है नित्यानंद कानूनगो के टाइम पे। नित्यानंद कानूनगो के टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 2 बार राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाए किसके समय लगता है, तो नित्यानंद के समय भी लगता है, और आर किदवाई के समय भी, आर किदवाई के समय भी क्या लगता है, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। देवकांत बरुआ के समय पे 1972 में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और जगन्नाथ कौशल के समय पर भी एक राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। सुंदर सिंह भंडारी के समय पर 1999 में, और अगर 2005 में बात करें तो उस समय राज्यपाल कौन थे, वो सरदार बूटा सिंह थे। आपको याद रखना है 8 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक बिहार में लगा हुआ है। इसके बाद में अगर आप कोई भी राष्ट्रपति शासन आया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में एक डिटेल में, एक पन्ने पे सारा सब कुछ समझ लेते हैं कि बिहार में कौन कितना है, क्या नंबर्स को जो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और यहां से नंबर्स जो है वो हम लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। अगर बात करें विधान
विधान मंडल का जो रूप है वो कौन सा है, आपको पता है यहाँ पर जो है वो विधानसभा भी है, विधानसभा भी है और क्या है, विधान परिषद, दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात करें विधानसभा की तो इसमें जो है वो 243 मेंबर देखने को मिलते हैं और अगर विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर 75 मेंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हम लोगों ने देख ली। और इसमें जो अगर सदस्यों की बात करें तो 243 जो है वो विधानसभा में और 75 सीट्स किसमें है, ये विधान परिषद में है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की अगर बात करें तो 203 है और एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट्स हैं, अगर एससी की बात करेंगे तो 38 हैं, 38 हैं जो है एससी के लिए और 2 जो है वो आपकी एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ये भी आपको याद रखना है। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या, अगर लोकसभा के सदस्य देखे जाएं तो बिहार से कितने आते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मिनिमम आते हैं, आपको 40 याद रखना है। 40 जो है वो लोकसभा से आते हैं और 16 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। ये भी 16 भी आपको याद रखना है। 16 आपके कहां से, राज्यसभा से, और 40 आपके कहां से, वो बिहार की लोकसभा से आते हैं। लोकसभा से ज्यादा आएंगे और बिहार से आपके केवल 16 सदस्य आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है 40 और 16। ठीक है, 40 16 याद रखना है, 38 2 याद रखना है और 243 और 75 आपको याद रखना है। पूरा ग्रुप में याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, याद करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसके बाद और कुछ नंबर्स देख लेते हैं। तो लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें देखें तो 6 हैं। कितनी, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं। प्रखंडों की अगर संख्या देखें, प्रमंडल देखिए कितने हैं, प्रमंडल हम लोगों ने देखा था कि 9 प्रमंडल हैं। अगर प्रखंड देखेंगे तो वो 534 हैं। कितने, 534 हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। जिलों की संख्या देखेंगे तो 38 हैं। जिले कितने हैं टोटल, अगर जिले देखेंगे तो वो 38 हैं और जिला परिषद जितने जिले हैं उतनी आपकी जिला परिषद देखने को मिलती है। कितनी, 38 देखने को मिलती हैं। लेकिन नगर निगम जो है वो केवल 19 है। नगर निगम 19 है, जिला परिषद जो है वो 38 है, आपको याद रखना है। पुलिस स्टेशन की अगर बात करेंगे तो पुलिस स्टेशन टोटल कितने हैं, 853 हैं, जो कि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो आपको इसको करंट डेटा से भी मैच कर लेना होगा ताकि आपका कोई भी चीज जो है वो गलत ना हो। नागरिक पुलिस जिले जो है वो 44 है। कितने, नागरिक पुलिस जिले यहाँ पर 44 हैं, आपको याद रखना है। रेलवे पुलिस जिले कितने हैं, मात्र 4 हैं। नागरिक पुलिस जिले 44 और रेलवे वाले कितने हैं, 4 हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने हैं, 4 हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ये जो 4 हैं ये भी आपको याद रखना है। नंबर्स आपको सारे याद हो गए होंगे। अब नंबर्स याद हो गए हैं तो आइए देखते हैं प्रमंडल जो है इनके बारे में समझ लेते हैं कि प्रमंडल जो है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो 3 प्रमंडल थे जहां पर 6-6 जिले आ रहे थे वो कौन से थे, आपके वो मुंगेर था, उसमें आपका मुंगेर था, तिरहुत था और साथ में आपका कौन सा था, मुंगेर, तिरहुत और पटना। ठीक है, मुंगेर, तिरहुत और पटना था, इसमें 6-6 जिले आ रहे थे। तो अगर आप प्रमंडल देखना चाहें तो पटना में कौन कौन से जिले हैं, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। यहाँ प्रमंडल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई सारे जिलों को मिलाकर एक उसका एक हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, वही एक प्रमंडल है। ठीक है, कई सारे जिलों को मिलाकर एक उसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, वही प्रमंडल कहलाता है। तो ये सारे जिले जो हैं, यहाँ पर 6 जिले जो पटना में देखने को मिलते हैं। मगध में देखिए, मगध प्रमंडल में गया है, जहानाबाद है, नवादा है, औरंगाबाद है और साथ में क्या है, अरवल है। अरवल जो है वो 38वां जिला है, ये भी आपको याद रखना है। जो बिहार में जब विभाजन हुआ था, जब ये झारखंड से हटा था तो वहां पर 37 जिले थे। जो 38वां इसमें जिला ऐड हुआ वो आपका कौन सा है, वो आपका अरवल है, ये भी आपको याद रखना है। अरवल जो है वो 38वां जिला है। ठीक है, अरवल क्या है, वो आपका 38वां जिला है। मुंगेर क्या है, मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से हैं, तो मुंगेर जिला है, लखीसराय है, साथ में शेखपुरा है, जमुई है, जमुई के बाद में खगड़िया और बेगूसराय भी इसी में आता है। तिरहुत की बात करें, तिरहुत में भी देखिए बहुत सारे जिले हैं, 6 जिले यहां पर भी देखने को मिलेंगे। मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये आपका कौन सा प्रमंडल है, ये आपका तिरहुत वाला प्रमंडल है। ठीक है, इसके बाद सारण आ जाता है। सारण में देखिए सारण में जो इसका मुख्यालय है वो छपरा में है और सारण, सिवान और गोपालगंज इसमें प्रमुख जिले हो जाते हैं। दरभंगा की बात करें, मुख्यालय दरभंगा में है और मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर इसमें जो है वो प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोसी की बात करें तो सहरसा इसका मुख्यालय है और सहरसा, सुपौल और मधेपुर जो है वो इसके प्रमुख जिले हो जाते हैं। अगर बात करेंगे पूर्णिया की, तो पूर्णिया का जो मुख्यालय है वो पूर्णिया में ही है और इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, इसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और साथ में कटिहार आ जाता है, ये आपको याद रखना है। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर और बांका इसमें 2 इंपॉर्टेंट जिले हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है,
तो मुख्यालय इसका भागलपुर में है। ये 9 प्रमंडल है, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक एक को आपको याद नहीं करना है एक, लेकिन मोटा मोटा आइडिया जरूर आपके पास होना चाहिए कि किस प्रमंडल का कहां पर मुख्यालय है और उससे रिलेटेड चीजें कहां पर हैं, आपको कौन कौन से जिले उसमें आ जाते हैं, कहां पर कितना डिवीजन होता है। इसको आप मैप के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। ये टेबल देखिए, उसके बाद इसको मैप में रिलेट करके खुद से करने की कोशिश करिए। हर एक चीज जो है वो आपको क्लास के माध्यम से नहीं बताई जा सकती, तो आपको ये है, इसको आप अगर मैप में लोकेट करेंगे, मैप में इसको एक एक प्रमंडल को आप अलग करके अगर आप कलर करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही आपको पूरा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा और मैप भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रमंडल के आधार पर हम लोगों ने एक मैप का डिस्कशन भी किया है, प्रमंडल के आधार पर हम लोगों ने एक मैप की ट्रिक को भी देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप मैप को, बिहार के मैप को आसानी से याद कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, हम लोग जो है अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोगों ने एक एक चीज जो है वो कवर कर ली, पूरा कुछ भी यहां पर बचा नहीं है। जो बिहार की पॉलिटी थी उसके बारे में एक एक चीज हम लोगों ने देख ली, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारे जो आर्टिकल हैं संविधान में कहां कहां पर किसका मेंशन है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आएंगे किस पे, क्वेश्चंस पे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो आप यहां पे देख पाएंगे। बीपीएससी जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उनके बारे में आप यहां पर देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक सूची वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही 2021 का री एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बिहार के राज्यपाल, बिहार का मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, ठीक है। ये सारे लोगों को आपको रिलेट करना था, तो 2021 के आधार पर इसको आपको आंसर करना होगा। उसका आंसर आपको किसके आधार पर, 2021 के आधार पर करना होगा। तो देखिए, बिहार के राज्यपाल जो हैं आपको बताने हैं कौन है, तो बिहार के राज्यपाल देखिए जो है वो फागू चौहान थे, आपको पता है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से हैं, वो नीतीश कुमार है। दो चीज हमें पता है, एकदम दो चीज एकदम। यहां से आप देखिए कैसे आंसर करना होता है इन सारे मैचिंग वाले क्वेश्चनों का, वो आप समझ सकते हैं। देखिए दो आपको मान लीजिए एकदम मोटा मोटा आइडिया इनका है कि दो लोग इसमें आपके एकदम क्लियर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो दो लोग क्लियर हैं, तो उसके बाद में अगर बात करेंगे कि इनसे अगर हम लोग कोई ऑप्शन अगर मैच करना चाहें तो ए का फोर्थ कहीं दिख रहा है, ए का फोर्थ देखिए दो जगह पर दिख रहा है, ठीक है। ए का फोर्थ दो जगह पर दिख रहा है और सी का फर्स्ट भी दो जगह पर दिख रहा है। तो आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम भी पता होना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन हो जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश इसमें उस समय 2021 में कौन थे, संजय करोल थे। संजय करोल थे, ये आपको याद रखना है। संजय करोल इसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। बी का थर्ड कहां पर दिख रहा है, बी का थर्ड जो है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ये देखिए जो स्पेशल उस समय का ये क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन यहां से आपको क्या आइडिया लेना है कि इस तरह से जो पदाधिकारी हैं उनको टेबल के फॉर्म में ये पूछ सकता है। इस तरह के, इस वजह से आपको ये सारे जो हैं वो करंट के आधार पर अपडेटेड वाले जितने भी पदाधिकारी हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड हम लोग जो है एक वीडियो भी कर लेंगे जिसमें सारे बिहार के जितने इंपॉर्टेंट वाले पदाधिकारी हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो कर लेंगे जिसके माध्यम से बिहार के सारे पदाधिकारी को भी हम लोग याद कर लेंगे। आज वर्तमान में आपको इसका आंसर देखना है कि इसका जो 2021 के आधार पर जो पेपर हुआ था उसके आधार पर इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर किया है और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में आए हुए हैं, इसी वजह से उन सारे फैक्ट्स में इनको इंक्लूड किया गया था। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट्स आरक्षित हैं, तो इसमें 38 है, ऑप्शन में 40 है, 44 है या फिर ये 46 है। तो देखिए विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी थी, 38 थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 थी। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला 38, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कितना 38 हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण कब दिया गया। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। 50% जो आरक्षण है वो कब दिया गया आपको बताना है, 2005 में, 2006 में, 2009 में या फिर ये आपको 2014 में दिया गया। देखिए ये जो कार्य है वो कब किया गया, ये जो कार्य है आपका 2006 में किया गया,
आपको याद रखना है। कब? 2006 में यह कार्य किया गया। 2006 में 50% आरक्षण किसको दे दिया गया? पंचायती निकायों में महिलाओं को यह आरक्षण दे दिया गया। कहां पर? पंचायती निकायों में यह अधिकार दे दिया गया, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो आपको 3 डेट याद है ना, 1912 वाली, 1936 वाली और 2000 वाली। 1912 में क्या हुआ था? उड़ीसा भगाया गया। उसके बाद 1936 में क्या हुआ था? नहीं, 1912 में बिहार को फॉर्म किया गया, 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया और 2000 में जो है वो झारखंड को अलग कर दिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो 2000, 2001, 2004, 2005। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2000। 2000 में जो है वो झारखंड को बिहार से अलग किया गया। और उस समय बिहार में कितने जिले थे? 37 जिले थे। उसके बाद में एक और जिला बनाया गया। उस टोटल बिहार में कितने हो गए? 38 जिले हो गए। और जो 38वां जिला था वो कौन सा था? अरवल इसमें 38वां जिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अरवल इसमें हमारा 38वां जिला था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के रखना होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है वो किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार की जो विधान परिषद की पहली बैठक है वो किस वर्ष बुलाई गई, ये आपको बताना है। 1911 में, 1913 में, 1914 में या फिर ये 1919 में हुई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1913 में बांकीपुर में यह बुलाई गई थी। कहां पर? 1913 में बांकीपुर में। जब 1912 में बिहार बनता है तो बांकीपुर में पहली बैठक भी बुलाई जाती है, एक बैठक भी बुलाई जाती है। हालांकि इस समय शासन किसका है? बिहार में ब्रिटिशर्स का, पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का शासन है। अगर बात करें पहली बैठक इसकी कब बुलाई गई थी तो 1913 में बुलाई गई थी। और कहां पर? बांकीपुर में यह बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये आप इसको स्टार लगा कर लिख लीजिए, क्योंकि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से भी ये क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। इस वजह से आपको याद रखना है बिहार की विधान परिषद का पहली बैठक की अगर बात करें तो वो बांकीपुर में 1913 में बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? अगर समेकित चेक पोस्ट की बात करें बिहार का कब स्थापित हुआ था तो प्रथम समेकित चेक पोस्ट आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2014 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में या फिर 2020 में। तो प्रथम जो समेकित चेक पोस्ट है ना बिहार में वो कब आया था? ये आपको याद रखना है 2018 में आया था। ठीक है, ये आपका कब आया था? ये आपका 2018 में आया था। इसे हम लोग जो है संयुक्त रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ में ये स्थापित किया गया था। समेकित चेक पोस्ट जो है कहां पर? 2018 में ये स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब? 2018 में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है, इस वजह से आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, ये आपको बताना है। जगन्नाथ मिश्र थे, श्री ललित नारायण मिश्र थे, या फिर वो जयराम दास दौलत राम थे, या फिर वो जयप्रकाश नारायण थे? बताइए कौन थे जो प्रथम जो है वो कौन थे? प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के पश्चात कौन थे, ये आपको बताना। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन? जयराम दास दौलत राम। इसमें देखिए बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो स्टडी मटेरियल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है वहीं से क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी। और वो आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिए, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता के पहले वाले राज्यपाल या स्वतंत्रता के बाद वाले राज्यपाल, तो वहीं से क्वेश्चन ये उठाता है और वहीं पर आपको ये फंसाने की कोशिश करता है। आपको बढ़ना है आगे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो पार्टी होती हैं, लोकल पार्टीज होती हैं, वहां से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। रामविलास पासवान जो है वो किस दल से थे? क्या वो जनता पार्टी से थे, या वो भारतीय लोक दल से थे, या वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, या फिर वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे? तो देखिए रामविलास पासवान जो है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। कहां से? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, ये आपको याद रखना है। कहां से? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से अभी इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई थी, इनकी हाल ही में डेथ भी हो गई थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में आपको बीपीएससी में देखने को मिला है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। इससे आप क्या कर लेंगे? इसे आप स्टार लगा लेंगे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने श्री कृष्ण सिंह, या फिर सत्यपाल मलिक, या फिर नीतीश कुमार, या फिर राबड़ी देवी। देखिए नीतीश कुमार तो अभी करंट में मुख्यमंत्री हैं। अगर ये प्रथम होते तो इनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा होती, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर जो है वो श्री कृष्ण हो जाएगा। बहुत लंबा कार्यकाल भी इनका रहा था। श्री कृष्ण का जो
कार्यकाल है वो भी बहुत लंबा रहा था। 1950 से लेकर के 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2019 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती थी? ये भी देखिए क्वेश्चन स्पेशल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो वहां पर लोग जो हैं लोकल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे सीट जीतते हैं, वहां से भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है 2019 के निर्वाचन में लोकसभा सीट जो है वो कहां से जीती थी। आपको पता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बीपीएससी जरूर उठाएगा कि किस क्षेत्र से कौन सी सीट किसने जीती थी। थोड़ा सा अवेयरनेस आपको इस क्वेश्चन से हो जानी चाहिए। 2019 का पेपर है और 2019 में ही 2019 की लोकसभा सीट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन है बेगूसराय, बक्सर है, आरा है, पटना साहिब है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरा हो जाएगा। जो आरके सिंह है, आरके सिंह को नाम आप याद रख सकते हैं, आरा और आरके, आरा और आरके से आप इसको याद रख सकते हैं। लोकसभा सीट जो है वो 2019 में किसके द्वारा जीती गई? आरा से आरके सिंह के द्वारा जीती गई, आपको याद रखना, ठीक है, लोकसभा सीट। आगे बढ़ते हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? देखिए कितना रूट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माननीय न्यायाधीश ने मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थायी न्यायाधीश मतलब किस समय पर रहे थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2009 में थे, 2011 में थे, 2013 में थे या फिर ये 2015 में थे। तो कोई भी लिमिट नहीं है बीपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इस वजह से आपको सारे क्वेश्चन जो है उनका एनालिसिस करना है। राकेश कुमार कब थे? 2011 में उच्च न्यायालय में थे, पटना उच्च न्यायालय में थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। 2000 कब थे? 2011 में, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए। 2019 का सवाल है, उस समय पे आपको बताना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन था। ऑप्शन है आपके सामने आरके सिंह, नित्यानंद, अश्विनी कुमार या फिर ये थे आपके आरवी पासवान। ये रामविलास पासवान कौन थे इसमें हमारे? तो ये नित्यानंद राय थे। कौन थे? गृह राज्य मंत्री कौन थे? नित्यानंद राय। कब? 2019 के समय का क्वेश्चन है। तो आपको उस समय के पदाधिकारी पूछ लेगा, उस समय के लोकसभा अध्यक्ष पूछ लेगा, राज्य मंत्री पूछ लेगा, न्यायाधीश पूछ लेगा, हर एक पदाधिकारी जो है वो पूछ लेगा। तो पदाधिकारी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें हम लोग बिहार स्टेट से जितने भी पदाधिकारी हैं वर्तमान में और आने वाली लोकसभा है उसमें एक अपडेटेड डेटा जब आएगा इलेक्शन के बाद में, तो वो भी पदाधिकारी की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आपको लगातार बने रहना है सिलेक्शन गाइडर पर। यहां पर हम लोग बिहार के जितना भी स्टेट का जीके है उसको पूरा एकदम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जीके जीएस सीरीज के माध्यम से पूरा खत्म करेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा एससीएस कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष श्रेणी दर्जा जो है वो किसको नहीं दिया गया, ऐसा बताया जाए। स्पेशल स्टेटस जो है वो किसको नहीं मिला? ऑप्शन है आपके सामने बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसको आप इंटेलिजेंटली भी गेस कर सकते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है और बिहार को कभी भी स्पेशल दर्जा नहीं मिला है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा आंसर बिहार हो जाएगा क्योंकि सिक्किम भी देख लीजिए जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स में आता है। जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी है ही और हिमाचल प्रदेश भी आपका जो है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये शुरुआत में यूटी भी था। इस वजह से आपको याद रखना है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसमें बिहार को कभी भी कोई भी स्पेशल दर्जा जो है वो नहीं मिला। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? आपको बताना है कि लालजी टंडन जो है वो बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 29वें, 30वें या फिर 32वें या फिर ये 36वें राज्यपाल हैं। तो लालजी टंडन जो हैं ये 29वें राज्यपाल आपको याद रखना है। कौन से? 29वें राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। लालजी टंडन जो है वो बिहार के 29वें राज्यपाल थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें 29वें नंबर्स के हिसाब से। इसके बाद बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? रामनाथ कोविंद जो है वो कहाँ के गवर्नर थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल। तो रामनाथ कोविंद जो है वो बिहार के गवर्नर थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2015 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? 2015-16 का ये अवार्ड है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी की पुरानी परीक्षाओं में आया है। जावेद अख्तर, आमिर खान, टीएम कृष्णा या फिर वीरप्पा मोइली,
अगर देखिए वीरप्पा मोइली ही पूछना होता तो ये ना पूछता, टीएम कृष्णा जो है उनको यहाँ पर इंदिरा गांधी अवार्ड मिला, ये आपको याद रखना है। टीएम कृष्णा जो है वो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 2018 का ये बीएसएससी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? पहले कांग्रेस मंत्री सभा का इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएगा। 2018-19 में पूछा गया ये सवाल है, इसको आपको पता होना चाहिए। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व इन्होंने किया था, श्री कृष्ण सिन्हा ने। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बिहार जो है वो एक अलग राज्य किस अधिनियम के तहत में बनेगा? 1935 वाले अधिनियम में, 1919 वाले में, 1909 में या फिर ये 1947 वाले अधिनियम में बनेगा। तो देखिए 1935 में क्या होता है? 1935 में बिहार को उड़ीसा, 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया जाता है, तभी जो है बिहार एक अलग राज्य बन जाता है। अलग राज्य पहली बार कब बनता है? 1912 में। उसके बाद उसको उड़ीसा से सेपरेट करके एक सेपरेट प्रांत बना दिया जाता है, किसमें? 1936 में। और ये किस एक्ट के तहत में? ये 1935 के एक्ट के तहत में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य इनमें से कौन थे? तो एएन सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर जगजीवन राम थे, या फिर श्यामानंद प्रसाद मिश्र थे। इसमें आपके कौन से हो जाएंगे? इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए इनमें से जो 389 सदस्य थे उसमें से, इसमें से जो ये तीनों हैं ये यहाँ पर सदस्यों में शामिल थे। चाहे वो एएन सिन्हा की बात हो, 389 में से एएन सिन्हा भी थे, 389 में से जगजीवन राम भी थे, और श्यामानंद प्रसाद मिश्रा भी इसमें से संबंधित थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके अध्यक्ष ही थे संविधान सभा के, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हमारा सही हो जाएगा। 389 में से ये तीनों मेंबर शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद तो इसके अध्यक्ष ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 में जो प्रथम भारतीय मंडल गठित हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो नेतृत्व है ये आपको याद रखना है। इसका जो नेतृत्व है वो श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, या फिर ये जीएस लाल, या फिर ये जो है वो वाहब अली के द्वारा किया गया था। तो देखिए उस समय जो नेतृत्व है, जो शुरुआत है वो मोहम्मद यूनिस ने की थी। लेकिन अगर प्रथम मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व माना जाएगा, जो एक तरह से जो उस समय पे बॉडी पे एक्चुअली एक्ट होके जो चेयरपर्सन बन के आए थे वो श्री कृष्ण सिंह बन के आए थे, ये आपको याद रखना है। जो चेयरपर्सन जो एक तरह से हेड बनकर आए थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे, जो कि बाद में आगे चलकर बिहार के सीएम भी बन जाते हैं। वो जो है बिहार के सीएम भी बन जाते हैं। मोहम्मद यूनिस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, पहले शुरुआत में यही आते हैं, लेकिन बिहार में मोहम्मद यूनिस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। इसके कारण में कौन बन जाते हैं? श्री कृष्ण जो है वो पूरी तरह से नेतृत्वकर्ता बनते हैं, ठीक है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? अगर 2017 के आधार पर यह क्वेश्चन है, 2017 के आधार पर पूछा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है उस समय पे, तो आपको याद रखना है उप मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव थे 2017 के समय पर। कौन थे? तेजस्वी यादव थे 2017 के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कहीं के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वो बिहार के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? बिहार के राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के ही सलाह पर ये सारे मंत्री मंडल का भी गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की एक तरह से सलाह ली जाती है और पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको गठित किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग नहीं, लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो चुने जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 20, 30,
35 या फिर 40। तो देखिए हम लोगों ने देखा था 40 जो है वो लोकसभा में थे और राज्यसभा में कितने थे, राज्यसभा में 16 थे, राज्यसभा में 16 थे, आपको दोनों याद रखने हैं। और अगर बात करें विधानसभा में कितने मेंबर हैं इसके, तो 243 हैं, और विधान परिषद की अगर बात करें तो वो 75 हैं। सारे नंबर्स जो हैं वो आपको दिमाग में एकदम बैठे हुए होने चाहिए, तभी आपको ये इसमें मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है वो कौन सा है? दीपावली है, छठ पूजा है, विनायक चतुर्थी है, या फिर बिशु है। तो देखिए छठ पूजा जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर मनाई जाती है। इसमें इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय त्योहार कहा जाता है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा? छठ पूजा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई। इसकी गणना जो है वो पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, या फिर पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, या फिर पंचायत निर्माण के परिणाम घोषित करने की तिथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? पहली बैठक जब होती है ना, पहली जब सीटिंग होती है उसकी तिथि से इसकी गणना की जाती है। 5 वर्षों की गणना जो है वो पहली बैठक के बाद से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? 2 ग्राम की जो बैठक होती है उसमें कितनी अवधि जो है वो निर्धारित होती है? ऑप्शन है आपके सामने, 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, या फिर 4 महीने। तो अधिकतम जो ये अवधि है ये 3 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3 महीने इसके निर्धारित अवधि है पंचायती राज की बैठकों से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। मुखिया जो है वो सह हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? अगर वो आवेदन दे रहा है, देखिए त्यागपत्र जो है वो खुद से दे पा रहा है, लेकिन अगर उसे आवेदन देना है तो वो किसके माध्यम से देगा? ऑप्शन है आपके सामने, ये प्रखंड के विकास पदाधिकारी के द्वारा देगा, या फिर उप विकास आयुक्त के द्वारा, या जिलाधिकारी, या फिर जिला पंचायत राज पदाधिकारी। तो देखिए पंचायत का है, इस वजह से किसको देगा? ये किसको अपना त्यागपत्र देगा? अपना जो एक तरह से आवेदन है वो किसको देगा? वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? किया जा सकता है। ये जो समिति है, निगरानी समिति है, इसका गठन जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या ये वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है, या फिर ये मुखिया या और उप मुखिया और वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो उसके द्वारा, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य का ना हो, वहां से निगरानी समिति होगी। तो देखिए जो निगरानी समिति, अगर आपको निगरानी रखनी है ना, तो अगर आप अपने ही लोगों से निगरानी रखवाएंगे तो वो क्या आपके लिए निकाल कर देंगे? तो वो जो लोग जो वहां के सदस्य नहीं है उनके द्वारा ये जो समितियां हैं, जो एक निगरानी समिति है उसका गठन किया जाता है। आपको याद रखना है, जो इसमें सदस्य नहीं है उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हम लोगों ने देखा था 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, या फिर 16 हैं। तो राज्यसभा की कितनी है? 16 सीट्स हैं। ठीक है, 16 सीट जो है वो राज्यसभा की हैं। विधान परिषद की 243, और विधानसभा की जो है वो विधानसभा की कितनी है? 243 हैं, और विधान परिषद की जो है वो आपकी 75 सीट। ठीक है, हर एक चीज आपको याद रखनी है, एक दूसरे से लिंक करके जहां भी नंबर आए सारे नंबर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। 40 लोकसभा और 16 जो है वो राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म जो है वो बिहार में होता है? राष्ट्रपति में से कौन से जो है वो बिहार में जन्मे होते हैं? जाकिर हुसैन होते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी होते हैं, या फिर वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, या फिर वो कौन होते हैं? वो आपके RK नारायण होते हैं। इसमें कौन है जो बिहार में जन्म लेते हैं? तो आपको पता है बिहार में जन्म लेने वाले कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के जन्म लिए हुए होते हैं, और ये जो है एक्टिव रोल भी प्ले करते हैं। कहां पर? संविधान सभा में वो अध्यक्षता भी निभाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। बाबा आमटे, रामदेव बाबा, विनोबा भावे, या फिर अन्ना हजारे।
किसान बाबूराव जो है वो अन्ना हजारे के रूप में जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? आपको ये बताना है 2010 में जो है वो कौन सी दलीय उपलब्धि जो है वो सही है। देखिए ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके करंट जो इलेक्शन है उससे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी वजह से इंक्लूड किया गया है क्योंकि यहां इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पार्टी की जो स्पेशल सीट्स हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड किया गया है। यहां पर आपको समझना है कि 2005 के निर्वाचन की तुलना में 2010 से ये निर्वाचन को देख रहे हैं कि किस पार्टी में कितनी सीट बनती है, तो पार्टी से क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड किया गया है। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, जेडीयू को यहां पर 27 सीटों का फायदा होता है, बीजेपी को यहां पर 36 सीटों का फायदा होता है अगर 2005 और 2010 के इलेक्शन देखें। और आपका आरजेडी जो है वो 32 सीटों का नुकसान सहते हैं, एलजेपी जो है वो 7 सीटों का नुकसान, कांग्रेस 5 सीटों का नुकसान और अन्य को यहां पर 19 सीटों का नुकसान होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मौजूदा इलेक्शन के आधार पर, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है और कौन सी पार्टी को कितना वोटिंग मिल रहा है इस पर भी थोड़ा सा नजर आपको बनाकर रखनी है। बीपीएससी यहां से क्वेश्चन उठाता है और ये बीपीएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी प्री का ही क्वेश्चन है। ये 2011 में पूछा गया था, तो 2011 में 2010 के इलेक्शन के बारे में पूछा गया। हो सकता है जो 2024 का इलेक्शन हो, जो बीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें 2024 के इलेक्शन को 2019 से वो कंपेयर कर दे। आपको ये भी याद रखना है, हर एक चीज जो है वो आपको समझते हुए चलना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों में ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? कौन से राज्य हैं जो स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं को दे पाते हैं? इसमें ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, एमपी, केरल या फिर बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए जो 50% आरक्षण है ना, वो बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश ने 2010 में ही दे दिया था। 2010 में ही बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश ने 50% आरक्षण किसको दे दिया था? महिलाओं को दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1912 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके आधार पर जो भू नियंत्रण है वो किसके हाथों में रह गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मध्यम जाति पर, अनुसूचित जाति पर, प्रधान जाति पर, प्रधान जाति के हिंदू पर या फिर अनुसूचित जाति के हिंदू पर। देखिए ये जो भू नियंत्रण है ना, बिहार का जो भू नियंत्रण है ये अभी भी प्रधान जातियों के हिंदू के हाथों में है। किसके द्वारा? प्रधान जातियों के हिंदू के हाथों में है, ये आपको याद रखना है। ये एक जो सोशल एक तरह से कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए थे और पुनः मतदान कब हुआ था? तो 2004 के जो लोकसभा चुनाव है वो कब रद्द किए गए और पुनः मतदान जो है वो छपरा जिले में कब हुआ था? तो करंट के जो अगर इलेक्शन से रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी आपको समझने हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर करंट चुनाव में ऐसी कोई घटना होती है किसी जिले में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में, तो वो आपको याद रखनी होगी। 2004 की पूछी गई है। इसी प्रकार से 2024 में अगर कोई विवाद होता है इलेक्शन से संबंधित, तो वो हमारे एग्जाम का एक हेडलाइन हो सकता है, वो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? ऑप्शन है आपके सामने, 1916 में, 1926 में, 1917 में या फिर 1920 में। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि 1916 में पटना हाईकोर्ट बनता है, अंग्रेजों के समय का हाईकोर्ट है, 1916 में बनता है हमारा पटना हाईकोर्ट। कब बनता है? 1916। आपको डेट याद रखनी है और इसके तहत में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। हाईकोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, इससे थोड़ा सा एक जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार राज्य से लोकसभा की 40 सीटें हैं। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, आप यहां भी देख सकते हैं। इस वजह से आप इनको जान लीजिए, समझ लीजिए और पहचान लीजिए, ठीक है। 243 किसकी हैं? विधानसभा की हैं और आपकी 16 सीट जो है वो राज्यसभा की हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। कितने सीटों के लिए 2005 का अंतिम चरण का चुनाव होता है बिहार का? ठीक है, अब देखिए
यहां से आपको क्या देखना है, यहां पर ये आपको नहीं देखना है कि 2005 क्वेश्चन का पूछ रहा है। ये 93 सीटों पर हुआ था, लेकिन पूछ लेगा कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव जो है, फरवरी 2005 नहीं पूछेगा, वो कब का पूछेगा, वो 2024 का अंतिम चरण का चुनाव है, बिहार के अंदर में कितनी सीटों पर हुआ था, ये आपसे पूछ लेगा। आपको याद रखना है, हर एक फैक्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, बिहार की विधानसभा में 243 सदस्य हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। राज्य में कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग कर दिया गया था। झारखंड राज्य बनाने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, या फिर बिहार में एक सदनात्मक विधान पालिका है। बताओ कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए 1911 में तो अलग नहीं किया गया था, 1912 में बिहार को उड़ीसा के साथ में मिलाकर फॉर्म किया गया, और बिहार की जो सीमा है वो उड़ीसा से नहीं मिलती है, झारखंड की सीमा उड़ीसा से मिलती है। झारखंड जब से अलग हुआ है तब से बिहार की सीमा जो है वो उड़ीसा से नहीं मिलती है। एक सदनात्मक नहीं है, द्विसदनात्मक विधान पालिका है बिहार में। यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, इस वजह से हमारा ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोयला और अभ्रक में मुख्य उत्पादक रहा है बिहार, ये आपको याद रखना है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा शहर जो है वो झारखंड की राजधानी बना, बिहार का कौन सा शहर जो है वो क्या बना, वो झारखंड की राजधानी बना, ये आपको बताना है। तो झारखंड की राजधानी सीधे से पूछ रहा है। ऑप्शन है बक्सर, धनबाद, हजारीबाग या फिर रांची। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर था जो झारखंड की राजधानी बना, वो रांची हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा, रांची हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना, बिहार से हाल ही में नहीं भाई, बहुत पहले 2000 में बना था। कौन सा, झारखंड बना था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हुआ, ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त की बात करें तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। करंट के जो पोजीशन है ये 2002 का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको इसी वजह से रखा गया है। इसका आंसर 2002 के हिसाब से कौन है, वो 2002 के हिसाब से ML मजूमदार है। इसको इसी वजह से इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वहां से क्वेश्चन बनेगा, और पदाधिकारी जितने भी हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में सारे पदाधिकारी जो है वो कवर कर लिए जाएंगे। पदाधिकारी से रिलेटेड हमारा अगला वीडियो रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां जो नया सम्मिलित भारतीय संघ है, भारतीय कौन सा संघ है आपको बताना है। राज्य कौन सा है, 28वां जो नया शामिल हुआ था वो आपका झारखंड था। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, 28वां था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या फिर संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। देखिए जो विधानसभा है वो राज्य नहीं बना सकती, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विधानसभा ही राज्य बनाने आ जाएगी तो हर एक राज्य का टुकड़ा आसानी से हो पाएगा। तो बिहार को जो काट कर अलग वनांचल राज्य बनाया गया, वो संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके किया गया। वो संवैधानिक औपचारिकता को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं, उनको लागू कर उनको एक तरह से संपन्न करके ये कार्य किया गया, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। बिहार में प्रस्तावित जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपको बताना है। जो प्रस्तावित महिला आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, या फिर बिहार का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये जो अध्यक्षता है बिहार के महिला आयोग की अध्यक्षता इनमें से कोई नहीं करेगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावित जो महिला आयोग है उसके लिए सेपरेट अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको पता है। इसके लिए जो है वो सेपरेट उनके अध्यक्ष होते हैं, जिनका जो एक तरह से अलॉटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता इनमें से कोई नहीं करेगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में अगर देखें तो वर्तमान में कितने सांसद सम्मिलित हैं अगर पूछा जाए तो इसमें देखिए 2021 के आधार पर अगर बात करें
ये क्वेश्चन जो है आपका कब का है, ये आपका जो है वो 1996 का क्वेश्चन है। उसके आधार पर 7 थे, लेकिन अगर 2021 के आधार पर देखें तो 21 के आधार पर इसमें 6 जो है वो मंत्री इसमें शामिल थे। आपको याद रखना है 21 के आधार पर 6 है, इसका आंसर 7 हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वर्तमान में कितने लोग जो है वो संसद में शामिल है, आपको इनसे रिलेटेड भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा सांसदों की जो बिहार में संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 50, 52, 54। देखिए इनमें से कोई नहीं इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें कितने हैं, इसमें 40 जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं बिहार के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषदें हैं? विधान परिषद जो है वो कहां पर है? निम्नलिखित में से कहां पर विधान परिषदें हैं? द्विसदन वाली जो प्रणाली है वो कहां कहां पर है? ऑप्शन है आपके सामने केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल और केवल कहां पर? बिहार में। केवल और केवल बिहार। तो केवल 4 वाला ऑप्शन कहां पर है? डी ऑप्शन, डी वाला हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद इनमें से कहां पर है? केवल बिहार में है। इनमें से जो है कहां पर है? केवल बिहार में है, केवल बिहार में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ये कहां कहां पर है, तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1971 में? 1916 में इसकी स्थापना होती है। ये हो गया हमारा टोटल कवरेज, टोटल वीडियो हमारा हो गया, जिसमें हम लोगों ने पूरी राज्य व्यवस्था के बारे में देखा, उससे रिलेटेड जो बिहार की स्पेशल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि रिपीट हुए। हालांकि पदाधिकारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए पुराने जो पीवाईक्यू होते हैं वहां से जो करंट में पोजीशन है, जो करंट में पदाधिकारी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन है जो 2021 का पेपर आया था उस समय पे पदाधिकारी अलग हैं। जो 2005 में क्वेश्चन आया था उसके आधार पर पदाधिकारी अलग हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो पदाधिकारी हैं उनसे रिलेटेड जो आपको फैक्ट है वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करंट के होने चाहिए। ठीक है, वो आपके वर्तमान में जो लोग कार्य कर रहे हैं वही होने चाहिए। ठीक है, तो पदाधिकारी से रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको सिलेक्शन गाइडर पर जल्द से जल्द मिल जाएगा और उसके आधार पर आप उन पदाधिकारियों की लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कहां पे बताएंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको भी मेंशन करिएगा। जैसे ही आप मेंशन करेंगे तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है? सिलेक्शन गाइडर सर्च करना है, वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रयास ये करना है, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है क्या कि आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तभी वो वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो लगातार सिलेक्शन गाइडर पर चल रहे हैं। जीके जीएस की लगातार सीरीज चल रही है। सीरीज अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये एक मोटिवेशन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे और इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। सिलेक्शन गाइडर के आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।